अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम ग्रुप के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो कल के लेक्चर में हमने ग्रुप क्या होता है इसको डिस्कस किया था। तो पहले हम इसी चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि फिर हम डिफरेंट सेट्स को चेक कर सकें कि कौन सा सेट ग्रुप है और कौन सा सेट ग्रुप नहीं है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक सेट दिया होता है, फ़र्ज़ किया ये सेट जी है ना। तो अगर मैंने इसको चेक करना है कि ये ग्रुप है कि नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं एक बाइनरी ऑपरेशन लूँगा, बाइनरी कंपोजिशन लूँगा। अगर तो वो इसके रिलेटेड यानी कि इस ऑपरेशन के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाता है तो मैं कहूँगा कि ये सेट जो है अंडर दिस ऑपरेशन हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है। और अगर किसी एक प्रॉपर्टी को भी ये सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि 3 को कर गया 1 को नहीं किया, या 2 को कर गया 1 को नहीं किया, जिस तरह भी, तो वो हमारे पास ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जी। अगर हमारे पास जी एक नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके ऊपर हम एक बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन करवाएंगे, ठीक है। बाइनरी कंपोजिशन को हमने स्टार का नाम दे दिया। अब स्टार हमने इन जनरल यूज़ किया। स्टार की जगह पे प्लस भी आ सकता है, स्टार की जगह पे माइनस भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है, डिवीजन भी आ सकता है, कोई भी बाइनरी कंपोजिशन यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये जी नॉन एम्प्टी सेट है, इस पे हमने कोई बाइनरी कंपोजिशन जो है ये डिफाइन करवाई, ये हमारे पास ग्रुप बन जाएगा अगर वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि एसोसिएटिव लॉ हो। एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि पहले वो ऑपरेशन इन दो पे अप्लाई करवाएं, बाद में इसको साथ जोड़ लें, या फिर पहले इन दो पे ऑपरेशन अप्लाई करवाएं, बाद में इसको साथ जोड़ लें। तो हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो एसोसिएटिव लॉ पूरा हो जाएगा। फिर आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए, हर ए एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे, ई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे कि जिसको ए पर राइट साइड से अप्लाई करवाएं या लेफ्ट साइड से अप्लाई करवाएं अंडर दिस ऑपरेशन, यानी कि जो भी ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे होंगे तो ए पे कोई फ़र्क ना आए। अगर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि हमने ए पे अप्लाई करवाया है लेफ्ट और राइट से अंडर दिस ऑपरेशन, और हमारे पास ए पे कोई फ़र्क नहीं आया, तो हम इस ई को कहेंगे आइडेंटिटी, यानी कि हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाएगी, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब कहता है कि हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग, अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग, हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है, अगर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है कि उसको राइट से अप्लाई करवाएं या उसको लेफ्ट से अप्लाई करवाएं, तो आंसर दोबारा आइडेंटिटी आ जाए। ए के लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया कि जिसको लेफ्ट राइट से अप्लाई करवाएं या जिसको लेफ्ट से अप्लाई करवाएं, ठीक है, या जिसको राइट से अप्लाई करवाएं या जिसको लेफ्ट पे अप्लाई करवाएं। तो अप्लाई होने के बाद आंसर आइडेंटिटी आ जाए करे, तो फिर जो एलिमेंट अप्लाई करवाया था उसको हम इनवर्स ऑफ ए कहेंगे, ठीक हो गया। फिर ये हमने कहा था कि ये जो बाइनरी कंपोजिशन हम शुरू पे डिफाइन करवाते हैं ना, ये वाली कौन सी बाइनरी कंपोजिशन, ये हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी ही होती है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या था कि दो एलिमेंट लें हम ग्रुप में से, तो उन पे जब हम ऑपरेशन अप्लाई कर दें, जब उन पे ऑपरेशन अप्लाई कर दें तो वो भी जी से आना चाहिए, और इसका मतलब है कि वो सेट जो है वो क्लोज है अंडर दिस ऑपरेशन। तो ये क्लियर प्रॉपर्टी कहलाती थी। तो अब नेक्स्ट मैं जो भी चीज़ें डिस्कस करूंगा उसमें बाइनरी कंपोजिशन का बात नहीं करूंगा, बल्कि इसको मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 लेके चला करूंगा, ठीक है। उसको मैं प्रॉपर्टी नंबर 1, यानी कि मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर नाम का नाम दूंगा, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव का नाम दूंगा, तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का नाम दूंगा, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का नाम दे दें। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, 1 2 3 4, अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई करें, तो मैं कहूँगा कि दिया गया मेरे पास सेट जो है वो एक ग्रुप है। और अगर इसके साथ 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, अंडर दिस ऑपरेशन आप ए को बी से अप्लाई करें या बी को ए से अप्लाई करें, आंसर जो है वो दोनों का सेम आएगा, यानी कि ए क्रॉस ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम आ गया तो ये 5वीं प्रॉपर्टी जो है ये सेटिस्फाई हो जाएगी, जिसको क्लियर लॉ कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। और इस कम्यूटेटिव लॉ की वजह से वो जो 4 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करने वाला ग्रुप बना था, अब 5वीं प्रॉपर्टी को फॉलो करके कम्यूटेटिव ग्रुप बन जाएगा।
और कम्यूटेटिव ग्रुप का ही दूसरा नाम है अबिलियन ग्रुप। तो अब नेक्स्ट इसको हम क्या पढ़ेंगे, अबिलियन ग्रुप पढ़ेंगे। ये सारा पीछे हमने डिस्कस किया डिटेल से। चलिए आइए अब हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम ग्रुप के रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो कल के लेक्चर में हमने ग्रुप क्या होता है इसको डिस्कस किया था। तो पहले हम इसी चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि फिर हम डिफरेंट सेट्स को चेक कर सकें कि कौन सा सेट ग्रुप है और कौन सा सेट ग्रुप नहीं है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक सेट दिया होता है, फ़र्ज़ किया ये सेट जी है ना। तो अगर मैंने इसको चेक करना है कि ये ग्रुप है कि नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं एक बाइनरी ऑपरेशन लूँगा, बाइनरी कंपोजिशन लूँगा। अगर तो वो इसके रिलेटेड यानी कि इस ऑपरेशन के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाता है तो मैं कहूँगा कि ये सेट जो है अंडर दिस ऑपरेशन हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है। और अगर किसी एक प्रॉपर्टी को भी ये सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि 3 को कर गया 1 को नहीं किया, या 2 को कर गया 1 को नहीं किया, जिस तरह भी, तो वो हमारे पास ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जी। अगर हमारे पास जी एक नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके ऊपर हम एक बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन करवाएंगे, ठीक है। बाइनरी कंपोजिशन को हमने स्टार का नाम दे दिया। अब स्टार हमने इन जनरल यूज़ किया। स्टार की जगह पे प्लस भी आ सकता है, स्टार की जगह पे माइनस भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है, डिवीजन भी आ सकता है, कोई भी बाइनरी कंपोजिशन यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये जी नॉन एम्प्टी सेट है, इस पे हमने कोई बाइनरी कंपोजिशन जो है ये डिफाइन करवाई, ये हमारे पास ग्रुप बन जाएगा अगर वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि एसोसिएटिव लॉ हो। एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि पहले वो ऑपरेशन इन दो पे अप्लाई करवाएं, बाद में इसको साथ जोड़ लें, या फिर पहले इन दो पे ऑपरेशन अप्लाई करवाएं, बाद में इसको साथ जोड़ लें। तो हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो एसोसिएटिव लॉ पूरा हो जाएगा। फिर आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए, हर ए एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे, ई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे कि जिसको ए पर राइट साइड से अप्लाई करवाएं या लेफ्ट साइड से अप्लाई करवाएं अंडर दिस ऑपरेशन, यानी कि जो भी ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे होंगे तो ए पे कोई फ़र्क ना आए। अगर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि हमने ए पे अप्लाई करवाया है लेफ्ट और राइट से अंडर दिस ऑपरेशन और हमारे पास ए पे कोई फ़र्क नहीं आया, तो हम इस ई को कहेंगे आइडेंटिटी, यानी कि हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाएगी, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब कहता है कि हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग, अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग, हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है, अगर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है कि उसको राइट से अप्लाई करवाएं या उसको लेफ्ट से अप्लाई करवाएं, तो आंसर दोबारा आइडेंटिटी आ जाए। ए के लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया कि जिसको लेफ्ट राइट से अप्लाई करवाएं या जिसको लेफ्ट से अप्लाई करवाएं, ठीक है, या जिसको राइट से अप्लाई करवाएं या जिसको लेफ्ट पे अप्लाई करवाएं। तो अप्लाई होने के बाद आंसर आइडेंटिटी आ जाए करे, तो फिर जो एलिमेंट अप्लाई करवाया था उसको हम इनवर्स ऑफ ए कहेंगे, ठीक हो गया। फिर ये हमने कहा था कि ये जो बाइनरी कंपोजिशन हम शुरू पे डिफाइन करवाते हैं ना, ये वाली कौन सी बाइनरी कंपोजिशन, ये हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी ही होती है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या था कि दो एलिमेंट लें हम ग्रुप में से, तो उन पे जब हम ऑपरेशन अप्लाई कर दें, जब उन पे ऑपरेशन अप्लाई कर दें तो वो भी जी से आना चाहिए, और इसका मतलब है कि वो सेट जो है वो क्लोज है अंडर दिस ऑपरेशन। तो ये क्लियर प्रॉपर्टी कहलाती थी। तो अब नेक्स्ट मैं जो भी चीज़ें डिस्कस करूंगा उसमें बाइनरी कंपोजिशन का बात नहीं करूंगा, बल्कि इसको मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 लेके चला करूंगा, ठीक है। उसको मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 यानी कि मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर नाम का नाम दूंगा, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव का नाम दूंगा, तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का नाम दूंगा, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का नाम दे दें। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, 1 2 3 4, अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई करें, तो मैं कहूँगा कि दिया गया मेरे पास सेट जो है वो एक ग्रुप है। और अगर इसके साथ 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, अंडर दिस ऑपरेशन आप ए को बी से
अप्लाई करें या बी को ए से अप्लाई करें, आंसर जो है वो दोनों का सेम आएगा, यानी कि ए क्रॉस ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम आ गया तो ये पांचवी प्रॉपर्टी जो है ये सेटिस्फाई हो जाएगी, जिसको क्लियर लॉ कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। और इस कम्यूटेटिव लॉ की वजह से वो जो चार प्रॉपर्टीज को फॉलो करने वाला ग्रुप बना था, अब पांचवी प्रॉपर्टी को फॉलो करके कम्यूटेटिव ग्रुप बन जाएगा। और कम्यूटेटिव ग्रुप का ही दूसरा नाम है अबिलियन ग्रुप। तो अब नेक्स्ट इसको हम क्या पढ़ेंगे, अबिलियन ग्रुप पढ़ेंगे। ये सारा पीछे हमने डिस्कस किया डिटेल से। चलिए आइए अब हम एग्जांपल्स पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 में कहता है द सेट ऑफ जी इंटीजर्स, द सेट जी ऑफ इंटीजर्स। चलें जी पहले हम सेट लिख लेते हैं। सेट कौन सा होता है, सेट इंटीजर्स का हमारे पास 0, ठीक है, +-1 +-2 और ये सो ऑन चलता जाता है। ये सेट ऑफ इंटीजर्स हमने लिख लिया है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे कोमाज है ना, ये डॉट जो है ये 3 लगाते होते हैं, ठीक है। ये लें जी, कहता है द सेट जी ऑफ इंटीजर्स फॉर्म एन अबिलियन ग्रुप, ये अबिलियन ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन ऑफ इंटीजर्स। कहता है अंडर एडिशन ये जो है, यानी कि ये अंडर एडिशन जो है ये अबिलियन ग्रुप बनाता है, ठीक है। अबिलियन ग्रुप, ए बी ग्रुप में लिखने लगा हूँ, ठीक है। ये अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। अब अबिलियन ग्रुप बनाने का मतलब क्या है, ये 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। किनको, 5 प्रॉपर्टीज को। 5 कौन सी, जो कि अभी अभी डिस्कस करके आए हम। पहली क्लियर लॉ, दूसरी एसोसिएटिव लॉ, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ वाली एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और 5 वाली जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी। 4 की वजह से ग्रुप बन जाएगा और ये साथ 5 भी अटैच करेंगे तो ये कम्यूटेटिव ग्रुप यानी कि अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। और अंडर एडिशन, यूजुअल एडिशन, यूजुअल एडिशन का मतलब क्या है कि जो हम पहले से एडिशन करते आए हैं, ठीक है। तो यूजुअल एडिशन या फिर कोई और एडिशन जो है, इनमें क्या फ़र्क होता है आने वाले लेक्चर्स में हम जब दूसरी एग्जांपल्स देखेंगे ना, वहाँ से पता चलेगा। अभी सिर्फ यूजुअल एडिशन से आप यही लें कि जो हम सिंपली करके आते हैं कि एक चीज़ दूसरे में सिंपली तौर पे ऐड हो जाती है, ठीक है। ये यूजुअल क्यों लिखा हुआ है, ये जब आगे वाली एग्जाम्पल्स हम समझेंगे ना, यानी कि इससे आगे वाले लेक्चर्स आएंगे जहाँ पे फिर यूजुअल एडिशन नहीं होगी, तो फिर मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास अब जी अंडर यूजुअल एडिशन हमारे पास अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ये एग्जांपल नंबर 1 है, ग्रुप की एक एग्जांपल दी गई है। कहता है इट इज इजी टू वेरीफाई द पोस्टुलेट इन द डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप एज सम ऑफ 2 इंटीजर इज अ यूनिक इंटीजर। कहता है 2 इंटीजर्स का सम लें तो दोबारा आंसर एक इंटीजर आएगा। 10 क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, पहली प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड कर गई। कहता है एसोसिएटिव ऑफ एडिशन इज नोन टू अस। कहता है 2 नंबर्स को पहले ऐड करके बाद में तीसरे में करें, या पहले तीसरे को ऐड करके, या पहले जिन मर्जी 2 को ऐड करके तीसरे में करें तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का इक्वल आया करेगा। कहता है एसोसिएटिविटी भी हमें पता है, यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी भी जो है वो एग्री होगी। अब वो कहता है कि 0 एक ऐसा एलिमेंट है कि किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर में फ़र्क नहीं आएगा, तो 0 हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। अब कहता है कि कोई भी नंबर है उसका नेगेटिव उसका इन्वर्स हुआ करेगा। अगर 7 है तो -7 उसका इन्वर्स होगा, तो अंडर एडिशन हमारे पास इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। कहता है कम्यूटेटिव लॉ अगेन जो है वो सिंपल सा हमें पता है कि 2 नंबर्स को जहाँ से मर्जी 1+2 कर लें या 2+1 कर लें आंसर सेम आएगा, तो 5वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, जिस वजह से हमारे पास दिया ग्रुप हमारा अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। अब ये इस बुक की हद तक चीज़ें थी। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखें जी, एग्जाम्पल करवाने लगा हूँ, 1 मिनट, कलर चेंज करके बताते हैं आपको। क्या कलर चेंज करके बताते हैं, चले जी देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं 2 इंटीजर ले लिए मैंने, क्लियर लॉ होल्ड करवाने लगा हूँ। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी मैंने 2 इंटीजर ले लिए, एक m ले लिया और एक n ले लिया। कहाँ से ले लिया मैंने, ये सेट ऑफ इंटीजर में से ले लिया, ठीक है। देन मुझे पता है कि m + n का जो आंसर होगा, ठीक है, अंडर एडिशन की बात कर रहा हूँ, तो m + n का आंसर भी क्या होगा, एक इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर गई। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी में हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ था। अगर मैं 3 m n और o, m n और o की जगह m n और l में ले लेता हूँ, ये 3 मैंने इंटीजर ले लिए। अब इन 3 इंटीजर्स के लिए पहले जिसको मर्जी ऐड कर लें, m + n + l कर लें, यानी कि पहले n + l को ऐड करके फिर m को करें, या फिर पहले m + n को ऐड कर लें और फिर इसमें l को ऐड करें, तो आंसर दोनों का सेम आएगा, यानी कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया।
अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो फॉर ऑल तमाम m एलिमेंट्स के लिए हमारे पास एक एलिमेंट ज़ीरो, हमारे पास एक ज़ीरो एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट ज़ीरो बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर में से ज़ीरो एलिमेंट एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि उस ज़ीरो को आप m से राइट में ऐड करें या m से लेफ़्ट में ऐड करें तो दोबारा आंसर क्या आएगा, m ही आएगा। यानी कि ज़ीरो ने इस पर कोई फ़र्क नहीं लेके आया तो ज़ीरो हमारे पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी इन्वर्स। तो फॉर ऑल तमाम जी के एलिमेंट्स के लिए वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा माइनस एम, वहाँ पे माइनस एम एक ऐसा एलिमेंट इंटीजर में से एग्जिस्ट किया करेगा कि जब माइनस एम को आप राइट से अप्लाई करवाएंगे या माइनस एम को आप लेफ़्ट से अप्लाई करवाएंगे तो आंसर दोबारा और दोबारा हमारे पास आइडेंटिटी यानी कि ज़ीरो बन जाया करेगा, ये कट के ना ज़ीरो बन जाया करेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ, 7 ले लिया ना तो 7 का इन्वर्स -7 होगा। ठीक है, और इसी तरह -7 + 7, और अगर -7 में ले लूँ m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू मैं -7 ले लूँ तो फिर इसका जो इन्वर्स है ना वो माइनस टाइम्स -7 यानी कि +7 बन जाएगा। तो -7 का इन्वर्स +7। ठीक है, इस तरह कोई भी इंटीजर लेके आप उसका इन्वर्स चेक कर सकते हैं। और हाँ, आइडेंटिटी का इन्वर्स वो खुद ही होता है, यानी कि ज़ीरो का इन्वर्स जो है वो यहाँ पे ज़ीरो ही होगा। ठीक है, 0 + 0 0। और पांचवी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, पांचवी, अगर हम दो एलिमेंट्स ले लें m और n, फॉर ऑल एलिमेंट्स, यहाँ भी फॉर ऑल एलिमेंट्स और यहाँ भी फॉर ऑल एलिमेंट्स, फॉर ऑल एलिमेंट्स अगर हम दो m और n ले लें, कहाँ से, इंटीजर में से ले लें, तो फिर हमारे पास m + n का आंसर आएगा n + m के। तो ये पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो इन पांच प्रॉपर्टीज़ की बिना पे हमने कह दिया कि z जो है ये अंडर एडिशन हमारे पास अबिलियन ग्रुप है, z जो है हमारे पास अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फिर अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में कहता है वन कैन इजीली चेक, हम इजीली चेक कर सकते हैं, हर कोई चेक कर सकता है इजीली जिसको थोड़ा सा ग्रुप के बारे में आइडिया है। एज इन द प्रीवियस एग्जांपल में हम देख के आए डैट सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये दोनों भी हमारे पास अबिलियन ग्रुप बनाएंगे अंडर एडिशन। ठीक है, तो ये मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ। चलें जी, आप लोगों को क्या, आप खुद यहाँ पे सीखने आए हैं कोई ना कोई चीज़, तो मैं आपको बताता हूँ। देखें, पहले हम Q के लिए लेके चलते हैं। Q क्या होता है, Q हमारे पास एक ऐसा सेट होता है, यानी कि इसमें वो एलिमेंट्स होते हैं x के x इसके बराबर है p/q की फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे p और q जो है वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, बटा 0 के इक्वल नहीं होता। और अगर हम रियल नंबर्स को डिफाइन करना चाहें तो रियल नंबर्स जो होता है ये रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। ठीक है, ये हमारे पास रियल नंबर आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें किसकी बात करें, तो अगर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर लॉ होगा। तो आप कहें कि हमने यहाँ से दो एलिमेंट्स लिए हैं, फ़र्ज़ किया मैंने x और y दो रैशनल नंबर में से लिए हैं, x और y दो रैशनल नंबर्स में से लिए हैं, तो फिर फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ x y बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो फिर हमारे पास x + y रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। अब इस तरह कर लें फिर भी ठीक है, ये आप दूसरे तरीके से मैं करवाने लगा हूँ, इस तरह कर लें फिर भी ठीक है। तो मेरे पास टाइम कम है तो मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता, यानी कि वीडियो छोटी बनानी है ना हमने, तो इस तरह बता देता हूँ कि x हमने एक एलिमेंट लेट कर लिया p1/q1। ठीक है, या p/q कह ले, p/q हमने लेट कर लिया। ठीक है, x को, y हमने एक लेट कर लिया क्या, p/q और ये r/s। तो फिर हमारे पास इनको अगर मैं प्लस करूँगा यानी कि x + y का आंसर हमारे पास आएगा p/q और प्लस r/s। ठीक है, तो इनका जब एलसीएम लूँगा तो बटे में आ जाएगा QS और ऊपर बन जाएगा PS + RQ। तो अगर आप देखें तो ये PQRS क्या थे, PQRS हमारे पास इंटीजर्स थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, इंटीजर थे, यहाँ पे बताया हुआ है ना, यानी कि बटे के ऊपर बटे के नीचे इंटीजर आया करेंगे। तो दो इंटीजर्स को प्रोडक्ट करेंगे, दो इंटीजर को प्रोडक्ट करेंगे, फिर उनको प्लस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो ऊपर भी आंसर इंटीजर आएगा, नीचे भी इंटीजर। दोबारा देख लें, ऊपर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर इंटीजर, इसका आंसर इंटीजर, दो इंटीजर्स को ऐड किया फिर इंटीजर, ये नीचे भी मल्टीप्लाई किया दो इंटीजर, यानी कि PS + QR/QS, इसका आंसर भी क्या होगा, ऊपर वाला भी इंटीजर से बिलोंग करेगा, नीचे वाला भी इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो x + y भी आ गया इंटीजर और इंटीजर, यानी कि इसका मतलब है ये भी रैशनल नंबर में से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं।
ठीक हो गया। अब मैं इस तरह नहीं सारी करवाऊंगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब आप छोटे नहीं हैं, मैंने एक प्रॉपर्टी बता दी इस तरह करके, अब आप सारी आगे वाली इस तरह करिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करें, एसोसिएटिव लॉ था, तो अगर 3 एलिमेंट लें हम x, y, z, ये बिलोंग करे कहाँ से, रैशनल में से, देन हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी, इसका आंसर इक्वल आएगा x प्लस वाई कर लें पहले, या पहले बाद में z कर लें, तो इसका आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आप इस तरह कर सकते हैं जैसे ये वाली करके आए हम। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एडिटिव आइडेंटिटी। तो फॉर ऑल, तमाम x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में से x की तमाम वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट किया करेगा, वो ज़ीरो होगा। ठीक है, ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर में एक ऐसा ज़ीरो एग्जिस्ट किया करेगा कि इस रैशनल नंबर को या x के राइट साइड से अप्लाई करवाएं या लेफ्ट हैंड साइड से अप्लाई करें, तो आंसर दोबारा वही रैशनल नंबर आए। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी आइडेंटिटी कितनी आ गई, आइडेंटिटी आ गई 0। इसी तरह अगर इन्वर्स की बात करें अंडर एडिशन, तो फोर्थ पे आ जाएगा तमाम एलिमेंट x के लिए, तमाम x बिलोंग्स टू q, हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट किया करेगा -x, जो कि रैशनल नंबर ही होगा अंडर एडिशन। तो इस एलिमेंट को या आप राइट से अप्लाई करवाएं या इसको आप लेफ़्ट से अप्लाई करवाएं, तो आंसर हमारे पास दोबारा आइडेंटिटी आ जाएगा। और पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी कम्यूटेटिव लॉ, कि तमाम x, y, तमाम दो एलिमेंट्स जो कि हमने लिए रैशनल नंबर में से, तो फिर हमारे पास x प्लस वाई का आंसर आ जाएगा y प्लस एक्स। ठीक है, y प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक काउंटर एग्जांपल दे देता हूँ, अगर एक एलिमेंट 7 है तो 7 में अगर 0 ऐड करूँगा, ये 7 रैशनल नंबर था, बटे वाला ले लेते हैं कोई ताकि आपको अच्छी समझ आए, 1/2 और प्लस 0 ले लिया, या 0 प्लस 1/2 कर लें, तो आंसर दोबारा 1/2 ही आएगा। यानी कि रैशनल नंबर में 0 ऐड करें राइट से या लेफ्ट से, हमारे पास आंसर वही आता है, तो 0 आइडेंटिटी है। और 1/2 का इन्वर्स -1/2 होगा। ठीक है, और 1/2 -1/2 को और लेफ्ट से ऐड करवाएं या राइट से ऐड करवाएं, तो हमारे पास आंसर दोबारा एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से 1/2 का इन्वर्स -1/2, इसी तरह -1/2 का देखेंगे तो उसका इन्वर्स +1/2 होगा। अब बिल्कुल इसी तरह प्रूव आपने रियल नंबर्स के लिए करना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह प्रूव आपने रियल नंबर्स के लिए करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सेम एज लिख देता हूँ, सेम एज और डू योर सेल्फ, ये आप लोगों ने आप खुद कर देना है, डू योर सेल्फ। बस यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि बिलोंग्स टू क्यू, उसकी जगह पे आपने बिलोंग्स टू आर लाना है। ठीक है, आर लगा देना बस, बाकी सारा प्रूव यही है। इसी तरह 5 प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो फिर हमारा साबित हो जाएगा कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो हमने यहाँ पे साबित किया, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स भी हमारे पास अंडर एडिशन क्या है, अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, एक मिनट कलर चेंज कर लेना। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 में कहता है सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। कहता है सेट ऑफ इंटीजर जो हम पढ़ के आए कौन सा था, ये वाला था। सेट ऑफ इंटीजर जो है वो 0 +-1 +-2 और सो ऑन चलता जाएगा। कहता है ये सेट ऑफ इंटीजर जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास नॉट अ ग्रुप नहीं है। यानी कि अगर इसकी बात करें तो ये ग्रुप नहीं बनाएगा। अच्छा जी, नहीं बनाएगा, चलो जी क्यों नहीं बनाएगा देख लेते हैं। ऑल टू क्लियर लॉ होल्ड करेगा, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर जो है वो और वही आएगा, इंटीजर ही आएगा। एसोसिएटिविटी में दो इंटीजर्स को जिस तरह मर्जी घुमा फिरा के आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, पहले दो को किया फिर तीसरे से, पहले दूसरे तीसरे को किया फिर पहले से, तो आंसर सेम आएगा, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा। आइडेंटिटी, अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो वो आइडेंटिटी 1 होती है। 1 एक ऐसा एलिमेंट है कि किसी से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो दोबारा आंसर हमारे पास वही इंटीजर आएगा, तो इसकी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई। लेकिन इसका इन्वर्स अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता। 2 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 आता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन 1/2 इसमें से बिलोंग नहीं करता। या सिंपली आप कह लें कि मैंने कहा था कि इसके एलिमेंट को, कोई भी इसका एलिमेंट ले लें, फ़र्ज़ किया मैंने 2 ही ले लिया, इसके एलिमेंट को एक ऐसे नंबर के साथ ऑपरेट करवाएं, तो फ़र्ज़ किया वो नंबर यहाँ पे है। ठीक है, वो नंबर यहाँ पे आएगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, वो लेफ़्ट से भी ऑपरेट करवाना है और राइट से भी ऑपरेट करवाना है कि आंसर जो है दोबारा आइडेंटिटी आए। तो इसकी आइडेंटिटी 1 आती है ना, आइडेंटिटी 1 आती है, तो ये हमारे पास यहाँ 1 आए। तो इंटीजर में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जो यहाँ पे रखेंगे तो 1 आए, तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है नहीं करता। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब है कि ये 2-3 प्रॉपर्टीज़ को ही फॉलो किया, चौथी को नहीं किया, तो चौथी की बिना पर, चौथी ना फॉलो करने की वजह से ये हमारे पास एक ग्रुप
नहीं बना। और 3 प्रॉपर्टीज़ की बिना पे इसको हम मोनाइड कहेंगे, ठीक है। ऐसा सेट जो कि 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है उसको हम मोनाइड कहते हैं। इसके लिए भी थोड़ा सा क्राइटेरिया लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि पेपर में ही आ जाए तो हम लोगों ने कैसे करना है। तो पहली 2 प्रॉपर्टीज़ वैसे ही फुलफिल कर लीजिएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या, हमने 2 इंटीजर्स लिए हैं, m और n बिलोंग्स टू कहाँ से, इंटीजर में से, ठीक है। देन m क्रॉस n का आंसर जो आएगा ना m डॉट n का, ठीक है, ये भी इंटीजर में से ही बिलोंग करेगा। चलें जी, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दूसरी प्रॉपर्टीज़ के लिए आप कहेंगे कि m n और l ये हमने 3 एलिमेंट इंटीजर्स में से लिए हैं, तो फिर m मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय l कर लें, या पहले m मल्टीप्लाई बाय n और फिर l कर लें, तो इनका आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि हमने एक एलिमेंट m लिया है जो कि बिलोंग करता है इंटीजर में से, देन फॉर ऑल, ये साथ फॉर ऑल भी लगाते जाइएगा ना, तमाम एलिमेंट्स के लिए चीज़ हम प्रूव करते हैं, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट, तो फिर वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट 1 आएगा, बिलोंग करेगा इंटीजर में से, कि अगर आप इसको लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवा दें m के साथ, या इसको राइट से मल्टीप्लाई करवा दें m के साथ, ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा, दोबारा m ही आएगा। m पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जब 1 का मल्टीप्लाई करवाया था तो हमारे पास 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो m बिलोंग करेगा इंटीजर में से, तो फॉर ऑल m बिलोंग्स टू इंटीजर्स, हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि देर काउंटर एग्जांपल इसकी ले लेते हैं ना, इसकी काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। तो फ़र्ज़ किया मैंने m की वैल्यू 2 ले ली है, तो 2 बिलोंग करता है इंटीजर में से। देन 2 के साथ ऐसा कोई एलिमेंट a नहीं है कि इसको राइट से या लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका आंसर दोबारा 1 आ जाए, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। नो एग्जिस्ट, ये लिख दीजिएगा, नोट ये लिख दीजिएगा यहाँ के 2 हैज़ नो इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीजर ए सच डैट, ये वाली आप ये फोर्थ वाली में लिख दीजिएगा। हैंस जो चौथी प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करेगी, तो अंदर मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक हो गया। चलें जी, आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अच्छा 1 मिनट, चलें जी। नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया, वो कहता है द कलर चेंज कर लेना, ब्लू से लिख लिया करेंगे और दूसरे से समझा दिया करेंगे। द सेट ऑफ जी ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स। चलें जी, हमने कौन से इरेशनल नंबर ले लिए हैं जो कि पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है। यानी कि चलें जी, बात यही है। टुगेदर विद, यानी कि इसको सेट में अगर बंद करना चाहें तो इस तरह कह लेंगे यानी कि अगर इसको जी का नाम दें तो जी सेट जो है वो क्या है, एक्स सच डैट एक्स डज नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू। पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी और क्यू जो है वो इंटीजर से बिलोंग पी और क्यू इंटीजर से बिलोंग करते हैं और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे कंडीशन लग गई क्या कि ये जो हमारे पास नंबर्स होंगे वो ग्रेटर दैन 0 होंगे, यानी कि पॉजिटिव होंगे कहता टुगेदर विद 1, इसमें 1 भी ऐड कर दो, यानी कि 1 भी इसमें शामिल होगा। तो चलो जी हम इसमें 1 भी शामिल कर देते हैं, ठीक है ना, एक एलिमेंट ये, या इस तरह नहीं करना तो आप इस तरह कर लें, यानी कि यूनियन 1 कर लें, यानी कि ये वाला चीज़ और इसमें 1 भी हमने शामिल किया हुआ है, इस सेट में 1 भी है। कहता है 1 भी है, अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप, कहता है अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप नहीं बनाएगा। एज क्लियर लॉ डज नॉट होल्ड, कहता है क्लियर लॉ ही नहीं होल्ड करेगा। 1 इसलिए शामिल किया ताकि ये मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी बन सके, ठीक है, ये आइडेंटिटी की वैल्यू 1 बन सके। क्लियर लॉ डज नॉट होल्ड, क्लियर लॉ नहीं होल्ड करेगा, क्यों नहीं करेगा, इसमें से मैंने 2 एलिमेंट्स उठाए, ठीक है, एक स्क्वायर रूट 3 उठा लिया और दूसरा भी स्क्वायर रूट 3 उठा लिया। अपनी मर्जी होती है, जो उनसे मर्जी जैसे मर्जी एलिमेंट उठा लें। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ गया, तो ये इससे कट गया, तो ये हमारे पास क्या था 3 आ गया। हमने 2 एलिमेंट्स लिए थे स्क्वायर रूट 3, यानी कि दोनों एक जैसे लिए थे जो कि ग्रुप से बिलोंग करते थे, लेकिन इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 जो आया है ये डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप, ग्रुप से नहीं बिलोंग करता, तो पहली प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं करी, तो हम लिख देंगे क्लियर लॉ डज नॉट होल्ड, क्लियर लॉ होल्ड नहीं किया। आल्सो वन वुड नोटिस दैट अदर कंडीशन इन द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, अदर सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन हमें उसे सेटिस्फाई कराने की ज़रूरत ही नहीं है। जब पहले ही फॉलो नहीं की तो इसका मतलब नॉट अ ग्रुप, यानी कि जी जो जिसको हमने डिफाइन किया है जी अंडर मल्टीप्लिकेशन नॉट अ ग्रुप, नॉट अ ग्रुप, एक ग्रुप नहीं है, क्योंकि क्लियर लॉ होल्ड नहीं किया। तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है।
ठीक है, ये कहता है कि लेट जी बी या सेट जी ये वाला सेट है, देन इट फॉर्म्स एन अ बिलियन ग्रुप, ये बिलियन ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जी जो है ये अंडर मल्टी, अच्छा इस चीज़ को ना अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पढ़ते होते हैं, ठीक है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एक ग्रुप बनाएगा, वो भी सादा ग्रुप नहीं, 5 प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, यानी कि बिलियन ग्रुप बनाएगा, बिलियन ग्रुप बनाएगा ये। चलो जी, वेरी अच्छी बात। इट इज़ अगेन इजी टू चेक, कहता है इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी चेक करना ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इट वन कहता है इसमें वन आइडेंटिटी आ जाएगी और हर एलिमेंट अपने आप का ही इन्वर्स होगा। तो ये जो मैंने इस एग्जांपल को डिटेल से डिस्कस किया गया पिछले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 का मैंने स्टार्ट ही इस एग्जांपल से किया था कि आप लोगों को चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, तो यहाँ पर फिर मैं आपको एक नए तरीके से ये चीज़ बता देता हूँ। वो नया तरीका क्या है, कैले टेबल, ठीक है, कैले टेबल आपने नाम सुना होगा, आर्थर कैले। चलो उस बात को छोड़ें, ये इसको कैले टेबल कहते हैं, ठीक है, कैले टेबल कहते हैं, कंपोजिशन टेबल कहते हैं, ठीक है, इसको कंपोजिशन टेबल भी कहते हैं, कंपोजिशन टेबल भी कहते हैं। अब कंपोजिशन टेबल का इतना फ़ायदा है कि अगर हमारे पास कोई सेट दिया गया हो ना, इन जनरल ना हो कोई, ठीक है, जनरल की मैं बात नहीं करता, उसके बारे में मुझे नहीं पता है कि ये उसके बारे में कोई चीज़ बताता है कि नहीं, लेकिन इन जनरल यानी कि जनरल के अलावा की मैं बात करने लगा हूँ, ठीक है, दूसरे के बारे में मुझे नहीं पता, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में अगर आपने इसको चेक करना है कि ये ग्रुप है कि नहीं, तो आप कितने एलिमेंट है, 2 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 लिख दे, यहाँ पे 1 -1 लिख दे, ठीक हो गया। तो ये हमने इस तरह ये एक टेबल बना लिया, इस तरह टेबल बना लिया। अब इसके बाद देखें कि कलर चेंज करते हैं, देखें हमने किस ऑपरेशन के थ्रू चेक करना है, अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना, एक मिनट, अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है इसको, क्या अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो चलो जी, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे एक बार एक। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आ जाएगा, 1 -1 और -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो ये -1 आ जाएगा। अब -1 को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आएगा, ये हमारे पास -+1 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ आ गई। अब देखें यहाँ से, सबसे पहला ला हमारे पास क्लेयर ला था। क्लेयर ला कहता था कि तमाम एलिमेंट्स के लिए, यानी कि तमाम एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले हैं 2, तमाम एलिमेंट्स कौन से हैं, तमाम ये है, कहता तमाम एलिमेंट्स के लिए जो आंसर आते हैं ना वो भी ग्रुप से ही आने चाहिए। तो देखें तमाम एलिमेंट्स के लिए जो आंसर आ रहे हैं, ये वाले आंसर आए हैं ना, तो ये भी हमारे पास एट द एंड ग्रुप से ही आ रहे हैं, ग्रुप के एलिमेंट ही हैं, ग्रुप यानी कि इस सेट के ये एलिमेंट है, इससे बाहर नहीं है। तो क्लेयर ला हमारे पास होल्ड कर गया, ठीक है। अब इसी को अगर मैं अंडर एडिशन की बात करूं, अंडर एडिशन की बात कर लूं इसके लिए ही, ठीक है, अंडर एडिशन की ही बात कर लूं, तो जब अंडर एडिशन करता है इसको 1 + 1 2 हो जाना था, और 1 - 1 0 हो जाना था, ये 0 हो जाना था, और 1 ये -2 हो जाना था। अब देखें 2 0 -2 ये ग्रुप के एलिमेंट नहीं है, इस वजह से इस पर पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी और ये ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। क्लियर ला इस पे होल्ड नहीं किया, लेकिन इसमें हमने देखा कि जो आंसर आए हैं वो उसी सेट में से आ रहे हैं, तो क्लियर ला होल्ड कर गया। दूसरी प्रॉपर्टी पे आए, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे है ही 2, तो एसोसिएटिव को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने कहा कि ठीक है एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो गए, यानी कि एसोसिएटिव को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 3 एलिमेंट होते तो फिर हम इसको चेक करते, अब ये है ही नहीं तो ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी पे आए, तीसरी कहती है कि हर एक एलिमेंट का ना, हर एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी होनी चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब है कि हम उसको मल्टीप्लाई करें दोबारा वही आंसर आए। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दोबारा आंसर कितना आ गया, 1 ही आया। यानी कि इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करवाया, दोबारा आंसर वही आ गया। इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करवाया, दोबारा आंसर -1 ही आ गया। यानी कि ये वाला 1 एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊँ यही आंसर आ जाता है, जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊँ यही आंसर आ जाता है। तो 1 हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। आप इसको इस तरह रो में भी चेक कर सकते हैं, कॉलम में भी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर 1 आ गया। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर भी आंसर -1 आ गया। यानी कि -1 को -1 का -1 आ गया, 1 का 1 आ गया। कब आया, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाया था। तो ये 1 हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है। तो यार सिंपली आप इस तरह आइडेंटिटी चेक करनी हो ना, तो ये जो ऊपर चीज़ लिखी हुई है ना, ये देखें टू द पॉइंट सेम, यही आ गई। कब आई, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाया था, तो 1 आइडेंटिटी आ गई। ये रो वाइज कॉलम वाइज चेक करनी हो तो ये देखें, ये वाली चीज़ जो लिखी हुई है कॉलम में बिल्कुल टू द पॉइंट यही आ गई। कब आई, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाया था, तो 1 हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। तो इसको इस तरह ये हमारे पास आइडेंटिटी, तीसरी प्रॉपर्टी आ गई आइडेंटिटी, ये हमारे पास आ गया 1। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास होती है क्लियर ला। ओ
इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या है कि दो एलिमेंट्स को आपस में अप्लाई करवाएं तो आइडेंटिटी आए। ठीक है, दो एलिमेंट्स को आपस में अप्लाई करवाएं तो आइडेंटिटी आए। तो देखें, 1 को 1 से अप्लाई करवाया तो आइडेंटिटी आ रही है। ठीक है, 1 का इन्वर्स कितना हो गया? 1 का इन्वर्स हमारे पास 1 नहीं हो गया। अब देखें यहाँ पे आइडेंटिटी आ रही है, हाँ जी ये वाली आइडेंटिटी आ रही है। आइडेंटिटी कब आई? जब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया था। ठीक है, जब -1 को -1 से फिर आया, तो इसका मतलब है कि 1 का इन्वर्स 1 है और -1 का इन्वर्स -1 नहीं है। तो दो एलिमेंट थे, तो 1 का इन्वर्स 1 ही हो गया, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1 आएगा। -1 का इन्वर्स -1 नहीं होगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर 1 आएगा। तो यानी कि इसका इन्वर्स भी आ गया जो कि -1 है। तो हमने कह दिया क्या कि ईच एलिमेंट इन इट्स ओन इन्वर्स, अपना एलिमेंट अपना ही इन्वर्स है, यानी कि 1 का इन्वर्स 1 और -1 का इन्वर्स -1। कैसे? अब देखें इसको कैसे चेक कैसे करेंगे, ये भी तो पता हो ना। तो हर एक रो में एक आइडेंटिटी आनी चाहिए। ये पूरी रो है, एक आइडेंटिटी आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आई है ना, तो 1 का इन्वर्स है। अब देखें दूसरी रो में चेक करें, ये आइडेंटिटी आ गई है। कैसे आई है? जब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया है। तो इसका मतलब क्या है कि -1 का इन्वर्स -1 है। आप इसको रो वाइज भी चेक कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। कॉलम वाइज कर लेते हैं, अपनी मर्जी, देखें ये है ना। तो इसमें कॉलम में ये आइडेंटिटी आ गया, कब आई? जब 1 को 1 से, तो 1 का इन्वर्स 1। अब यहाँ पर आइडेंटिटी ये आई है, तो कॉलम वाइज देखें ना, आइडेंटिटी ये आई है, कब आई है? जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया था। तो -1 का इन्वर्स -1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। पांचवी प्रॉपर्टी है क्या? पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? क्लियर कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि जब आप ये दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स में हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब सिंपल आपको ये बता दूं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आंसर सेम आएगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 कर लें या -1 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लें तो आंसर सेम आया। और इसी को घुमा के लिख लें तो वो -1 के लिए हो जाएगा, इसी को घुमा के, यानी कि ये भी ये लें जी। ठीक है, तो यानी कि घुमा फिरा के जिस तरह मर्जी एलिमेंट्स लिख लें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के सेम आएगी। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन एक अबिलियन ग्रुप बनाता है। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर, अब थोड़ी चीज़ें जो है वो हम स्पीड पर कर लेते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट वाले लेक्चर से पकड़ेंगे स्पीड। अब वो कहता है सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्सेस। चलें जी, एक हमने सेट ले लिया है, सेट एस का नाम दे दिया है, और सेट में कौन सी एलिमेंट है? ऑल 2x2 मैट्रिक्सेस। तो ये आ गया ABCD, ऑल 2x2 मैट्रिक्सेस ओवर इंटीजर, और इसकी जो एंट्रीज है वो इंटीजर्स हों। ठीक है, तो एंट्रीज ABC और D जो एंट्रीज है बिलोंग करें कहाँ से? इंटीजर्स में से। ठीक है, और ये तो इस तरह लगता है कि ये जैसे एलिमेंट है, तो एंड कह लेते हैं एंड। ठीक है, ABCD जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर। कहता है अंडर मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि मैट्रिक्स को प्लस करना है, वुड बी अनदर एग्जांपल ऑफ ए बिलियन ग्रुप, ये बिलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो चलें जी, फ़र्ज़ किया है इसको ना हम कह देते हैं x इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें x एलिमेंट है। अब मैं कहाँ पे लिखूँ? x सच डैट x इज इक्वल टू, ठीक है, x इसमें इस तरह के एलिमेंट है कि x इसके बराबर है और ये वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जब दो एलिमेंट्स लूँगा, एक x1, इसमें मैंने इस ग्रुप से दो एलिमेंट ले लिए, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने लगा हूँ। दो एलिमेंट ले लिए, एक x1 ले लिया जो कि A1, अब B1 C1 D1 है, और एक मैंने एलिमेंट ले लिया x2 जो कि इसी ग्रुप में से लूँगा, यानी कि वो आ जाएगा A2 और B2 और C2 और D2, और ये साथ आप लिख लीजिएगा क्या? A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2, ये सारे इंटीजर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हमने कहाँ से ले लिए? ये हमने सेट में से ले लिए। तो इनको जब मैं सम करूँगा, यानी कि x1 प्लस x2 करूँगा, तो ये अब आप छोटे नहीं हैं, बड़े बच्चे हो गए हैं, तो आप इसको डायरेक्ट ही ऐड कर लीजिएगा। तो ये A1 प्लस A2 आ जाएगा, ये हमारे पास B1 प्लस B2 आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा C1 प्लस C2 आ जाएगा, और यहाँ पे D1 प्लस D2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। तो एक ऐसा मैट्रिक्स आ गया है हमारे पास जिसके, यानी कि वो भी 2x2 का है और उसके तमाम एलिमेंट्स भी इंटीजर हैं, तो ये भी हमारे पास ऐसे सेट में से बिलोंग कर देगा। क्लियर लॉ होल्ड हो गया। दूसरा आ जाए एसोसिएटिव लॉ। तो x1 और x2 और x3, ये तीन एलिमेंट्स लिए आपने ग्रुप में से और इनको डिफाइन कर दीजिएगा। x1 x2 डिफाइन किया गया है ना, तो x3 जो है वो इक्वल हो जाएगा A3 B3 C3 और D3। ठीक है, तो जब इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ये वाला कर लें।
ठीक है, या पहले उनको प्लस करके वहाँ पे ऐड कर दें, यानी कि x1 प्लस x2 कर लें और फिर प्लस x3 कर दें, तो आंसर इनका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a1 प्लस b1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 आएगा, a2 प्लस a3 आएगा, राइट। और इसका कर ही देता हूँ सोल्व। इसका मैट्रिक्स टू द पॉइंट सेम आप लिख लेंगे इस तरह। इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है, इस वाली साइड को। इसका आंसर तो हमारे पास आ गया ना, ये वाला। जब आप इसको ऐड करेंगे तो वो वाला आ जाएगा, यानी कि ये वाला, ठीक है। मैं यहाँ इस तरह लिख देता हूँ। और प्लस इसका आप a3 b3 और c3 d3 लिख देंगे। फिर इन एलिमेंट्स को प्लस करेंगे तो ये एट द एंड हमारे पास आंसर आएगा, वो आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 और b1 प्लस b2 प्लस b3, इसी तरह ये वाली चीज़, इसी तरह ये वाली चीज़। और ये इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। इसको जब सोल्व करेंगे जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिएगा। तो देखिएगा कि दोनों का आंसर सेम आएगा, यानी कि यहाँ पे भी a1 प्लस a2 प्लस a3, यहाँ पे b1 प्लस b2 प्लस b3, यहाँ पे c1 प्लस c2 प्लस c3, यहाँ पे d1 प्लस d2 प्लस d3, और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही बनेगा लेफ्ट राइट के इक्वल। हेंस प्रूव्ड दैट सेकंड प्रॉपर्टी आल्सो सेटिस्फाई। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो अगर हमारे पास एक एलिमेंट x है जो कि हमने ग्रुप से लिया है a b c d, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स माइनस x आएगा। ठीक है, ये बड़ी ए बी सी का नाम दे दो इसको, क्योंकि मैट्रिक्स को हम बड़ी ए बी सी से इंतजार करते हैं। ठीक है, ये देखें ना, एट द एंड याद आया, चलिए कहना याद तो आ गया ना। मैट्रिक्स को बड़े कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को बड़े कैपिटल बड़ी ए बी सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जब हमारे पास एक माइनस एक्स आएगा, यानी कि ये हमारे पास माइनस ए माइनस बी माइनस सी और माइनस डी एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग करेगा जो कि इन दोनों को प्लस करेंगे आंसर 0 आएगा। यानी कि एक्स का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो पहले एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर लेना। तो x में जब नल मैट्रिक्स ऐड करूँगा 2/2 का, तो हमारे पास राइट से कर लें या लेफ्ट से कर लें, उस पर फ़र्क कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, दोबारा x आंसर आइएगा। और o हमारे पास किसके इक्वल है, o मैट्रिक्स हमारे पास 0 0 0 0 के इक्वल है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। अब x में माइनस एक्स ऐड कर दें मैट्रिक्स, या आप माइनस एक्स, या ये हमने राइट से ऐड किया, आप इसको लेफ्ट से ऐड कर दें, या फिर तो आंसर दोबारा दोनों तरफ से सेम ही आएगा, यानी कि ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी, तो इसका मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई। और अंडर एडिशन की अगर हम बात करें तो अगर हम दो मैट्रिक्स, एक x1 प्लस x2 कर लें, या दूसरी तरफ से x2 प्लस 1 x2 प्लस x2 और प्लस x1 कर लें, तो आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो ये आप करके देख लीजिएगा। तो ये एज ए होमवर्क कर लेते हैं, या मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड पे ये सारी चीज़ कर देता हूँ। नहीं, आप ये होमवर्क के तौर पे आप लोग के पास आगे वाली एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, उसको मैं डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें ये वाला कहता है सेट ऑफ नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं, यानी कि ज़ीरो के अलावा जो भी कम्प्लेक्स नंबर हो गए, वो एक ग्रुप बनाएंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हमने कौन सा ले लिया है, अब हमने एक कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट ले लिया है। कम्प्लेक्स नंबर का सेट किसके इक्वल होता है, कम्प्लेक्स नंबर का सेट हमारे पास होता है जी, इसमें ऐसे नंबर्स होते हैं जी सच डैट डी और जी एलिमेंट्स होंगे, और जी इस तरह के होंगे कि ए प्लस बी एटा की फॉर्म के। ठीक है, और ए और बी बिलोंग्स करेंगे, और ए कोमा बी जो है एंड ए कोमा बी जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। और यहाँ पे जो एटा आता है ये इक्वल होता है -1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का सेट आ गया। कहता है कि ये अंडर मल्टी, अब इसमें एक एलिमेंट नहीं है, तो वो एलिमेंट को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, वो एलिमेंट कौन सा है, वो एलिमेंट मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ सवाए इस एलिमेंट के 0 + 0 एटा। ठीक है ना, इस एलिमेंट को मैं निकाल देता हूँ। क्यों, क्योंकि उसने कहा है नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर जो कि 0 ना हो। कहता है फॉर्म एक ग्रुप बनाएंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। क्लियर था, कोई भी दो ये देखें, z1 मैंने ले लिया, z1 क्या लिया मैंने, a1 प्लस एटा b1 ले लिया, z2 मैंने ले लिया a2 प्लस एटा b2 ले लिया। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 करूँगा, तो ये हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन देखें, मैं डायरेक्ट ही करता हूँ। a1 को a2 से मल्टीप्लाई किया तो a1 a2 आ गया, और प्लस आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा एटा a1 b2 आ जाएगा, और प्लस एटा b1 a2 आ जाएगा, और प्लस एट द एंड एटा स्क्वायर प्लस एटा स्क्वायर और b1 b2 आ जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि एटा स्क्वायर जो है वो -1 की होता है, तो ये वाली चीज़ इसके साथ मिला के लिख दी -b1 b2। ठीक है, और इन दोनों में से एटा कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो ये हमारे पास आ जाएगा a1 b2 और प्लस b1 a1। अब ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा।
ये भी रियल नंबर में से बिलोंग करेगा, तो ये भी रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है, ये भी रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि सारे रियल नंबर है, दो रियल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई जो भी करें रियल नंबर ही आएगा। तो ये रियल नंबर प्लस एटा रियल नंबर, तो दोबारा किस फॉर्म में बन गया? इस फॉर्म में बन गया। ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग कर गया? ये सारा भी कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर गया, यानी कि ये इसके लिए क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ आप होल्ड प्रूव कर लीजिएगा कि अगर मैं Z1 एसोसिएटिव लॉ हमें कहता है कि Z1 मल्टीप्लाई यानी कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 और मल्टीप्लाई बाय Z3 ये कर लें, या फिर आप Z1 और Z2 पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर Z3 आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी चलें, तो तीसरी प्रॉपर्टी हमें कहती है क्या इसकी आइडेंटिटी आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 + 0 एटा आएगा। ठीक है, यानी कि 1 से किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी कि 1 से किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को दोबारा वही कम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो मैं लिख दूंगा यानी कि 1 इज़ द, यानी कि इसको ना आई का नाम दे देते हैं, इस कम्प्लेक्स नंबर को ZI का नाम दे देता हूँ। ठीक है ना, ZI का नाम दे देता हूँ, यानी कि आइडेंटिटी को शो करेगा। अब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आप राइट से या लेफ्ट से 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो दोबारा आंसर जो है वो Z ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 क्या है? आइडेंटिटी आ गई, आइडेंटिटी 1 आ गई, यानी कि ये कम्प्लेक्स नंबर आइडेंटिटी आ गया। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इन्वर्स। तो Z का इन्वर्स जो है ना, Z का इन्वर्स वो Z की पावर -1 यानी कि 1/Z आया करेगा। ठीक है, Z का इन्वर्स 1/Z आया करेगा। तो अगर हमारे पास कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर a + एटा b है, a + एटा b था, तो इसका इन्वर्स ये वाला होगा, यानी कि a + एटा b का इन्वर्स ये होगा। और इसको अगर हमने कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको पता है कि बटे में अगर एटा आ रहा हो तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज क्या करूँगा? a - एटा b से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करेंगे। ऊपर हमारे पास बन जाएगा a - एटा b और बटे में हमारे पास बन जाएगा a + b, a - b फार्मूला ओपन होगा a² और -b² आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा a - एटा b और बटे में आ जाएगा हमारे पास a², एटा² -1 होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा b²। अब बटे अलग कर लें तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब ये भी एक रियल नंबर है और प्लस यहाँ पे लगा दें, माइनस यहाँ पे लगा दें, और प्लस ये भी एक रियल नंबर है। तो देखें कि ये भी हमारे पास दोबारा C से बिलोंग कर गया, यानी कि हमारे पास a + एटा b का इन्वर्स क्या आ गया? ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, तो यानी कि कोई भी एलिमेंट ले लें उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, सिवाय इस चीज़ के कि a² + b² का आंसर 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि बटे में 0 नहीं हो सकता। और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब a और b 0 हों। ठीक है, a एंड b 0 हों तो फिर ये केस पॉसिबल है। ठीक है, तो ये a और b 0 पुट करने से हमारे पास जो Z आएगा ना वो a + 0 + एटा b बनेगा। तो इस वजह से इसको निकाल दिया था ग्रुप बनाने के लिए। अगर इसको मैं शामिल रखूँगा 0 + 0 एटा का, तो मेरे पास ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बटे में 0 बन जाएगा, बटे में 0 नहीं आ सकता, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या कहा गया था कि नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो लेने हैं, यानी कि जो 0 नहीं है, इसमें 0 शामिल नहीं करना, फिर ये हमारे पास एक ग्रुप बनाएगा। और मज़े की बात यह है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करेगा और ये अबिलियन ग्रुप भी बनाएगा। ठीक हो गया, तो ये बस इतना ही। आगे देखते हैं कि आगे कौन सी एग्जाम्पल है। तो जी बस जी इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। ऑलवेज स्टे हैप्पी, हमेशा खुश रहें। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।